आप सभी का स्वागत है एक बार फिर ज्ञान आईएएस के इस प्रयास में, जिसके तहत हम आज शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये टॉपिक कम्प्लीटली डिवोटेड है यूपीएससी के लिए, अर्थात हमारा प्रयास यूपीएससी आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम को फोकस करने का है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोरोना के इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है यूपीएससी इस बार इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, 2-3 कम से कम। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर? पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए। सबसे पहले किसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी का आधार क्या है। जैसे डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र क्या हैं, और जीन या वो आनुवांशिक पदार्थ या वो आनुवांशिक इकाई क्या है जो हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है। दूसरे भाग में पढ़ेंगे इसी बेसिक्स में आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं और ये कितने प्रकार का है। इसके बाद पढ़ेंगे जो फिलहाल चल रहा है कोरोना वायरस। ये 2 प्रकार के वायरस हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, और इंक्लूडिंग इसमें फोकस करेंगे कोरोना वायरस को, कोविड-19। ये कैसे काम करता है और इसकी बायोटेक्नोलॉजी या डीप नॉलेज क्या है। सिर्फ साधारण नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज इन कंटेक्स्ट टू बायोटेक्नोलॉजी, कोरोना विषाणु। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जनरेशंस कि आज तक बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे कैसे विकास किया। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की फ़िलहाल 4 पीढ़ियाँ उपलब्ध हैं जब से बायोटेक्नोलॉजी दुनिया में आई हैं, और आज अपनी 4th जनरेशन में चल रही है, जिसमें हम अच्छी क्वालिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एनवायरनमेंट में, एट्सेट्रा में। तो पढ़ेंगे इसकी जनरेशंस। इसके बाद पढ़ेंगे हम जैव प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार व भारत कि पूरी दुनिया के अंदर जैव प्रौद्योगिकी का कितना बड़ा बाजार है और उसमें भारत कहाँ स्टैंड करता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन से इसका बायोटेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकें। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, क्लोनिंग, अर्थात किसी एक जीव का प्रतिरूप बनाना, रेप्लिका ऑफ एनी बायोटिक एनिमल, प्लांट एट्सेट्रा। तो किसी की प्रतिकृति बनाना, ऐसा नेचुरल रूप से भी होता है जब हम करते हैं किसका, एम्ब्रियोनिक सेल्स का इस्तेमाल, यानी भ्रूण आदि के माध्यम से प्राकृतिक रूप से भी होता है, लेकिन हम सिर्फ सोमेटिक सेल का इस्तेमाल करें अपनी दैहिक कोशिकाओं का और उनसे क्या बना लें, ऐसे ही नए जीव, पेड़ पौधे इत्यादि। तो इसे कहते हैं क्लोनिंग। पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली। स्टेम सेल्स, दुनिया की बहुत सारी चिकित्साएं अब जो फेल हो रही हैं आके, उनके समाधान कहीं ना कहीं एक नई तकनीक में है जिसका नाम है स्टेम सेल्स, और दुनिया में बनने जा रहे हैं नए नए प्राइवेट स्टेम सेल्स बैंक, अर्थात दुनिया भर के लोग जो आज मेडिकल बीमा करते हैं भविष्य में क्या किया करेंगे, स्टेम सेल्स में अपने सेल्स को रिजर्व किया करेंगे, यानी स्तंभ कोशिकाएं, और इसका चिकित्सा में योगदान। इसके बाद जीन थेरेपी, अर्थात जीन में एनहेंसमेंट करना हो, टमाटर के अंदर लाइकोपिन बढ़ाना हो, मटर में प्रोटीन बढ़ाना हो, तो जीन में कैसे हम एनहेंसमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ जाए तो उससे क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए के पार्ट्स अर्थात क्रोमोसोम को तोड़ना और फिर उसे जोड़ना, रिकॉम्बिनेंट दोबारा से जोड़ना, पुनर्संयोजित करना, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एआरटी अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ऐसी तकनीकें जिनका उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार के संतानें इत्यादि, यानी जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, 3 पेरेंट बेबी, आईवीएफ तकनीक एट्सेट्रा। क्रिस्पर केस 9 यानी एक नई तकनीक है जिसके माध्यम से हम डीएनए कुछ पार्ट्स को काटते हैं और फिर उन्हें दोबारा जोड़ते हैं डिजायर्ड चेंजेस के अनुसार। इसके बाद पढ़ेंगे हम अगले सेक्शन में यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूज का सेक्शन क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे इसी भाग में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, कि जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग किन क्षेत्रों में क्या हो सकते हैं। जैसे इसका बड़ा उपयोग हो रहा है फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्या, इन टर्म्स ऑफ सीड्स, यानी बीज बनाने में जो जीएम क्रॉप्स आ रहे हैं दुनिया के अंदर उसका उपयोग, क्या फर्टिलाइजर्स, क्या पेस्टिसाइड्स, अलग अलग क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कीटनाशकों में, उर्वरकों में, बीजों में,
एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि भारत में किसानों या खेती की आय को बढ़ाया जा सके। अब चिकित्सा क्षेत्र, मेडिसिन सेक्टर के अंदर, तो जो मेडिकल सेक्टर है इसके अंदर बहुत बड़ा इस्तेमाल है जीन थेरेपी का, स्टेम सेल्स का, क्लोनिंग का, ART का। पर्यावरण के अंदर हम ऐसे सूक्ष्म जीव बना रहे हैं जो बड़ी मात्रा में नदियों को साफ कर सकते हैं, समुद्रों की सफाई कर सकते हैं इत्यादि, यानी एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन को दूर करने में सहायता करेगी कौन? बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें काफ़ी तरक्की हो चुकी है। ठीक, फोरेंसिक क्राइम कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा योगदान है, जो आज एक बहुत बड़ा एविडेंस बन चुका है, और बहुत सारे अपराधों को सिद्ध करने में इसकी बड़ी भूमिका है। यानी फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA उंगली छाप, क्राइम सीन पर किसी का थूक, किसी का लार, किसी का बाल, कुछ भी मिल जाए तो उससे हम उसका DNA ट्रेस कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं टेक्नोलॉजी, इसके अंदर क्या बातें हैं वो जानेंगे। इसके बाद बायोपायरेसी, यानी हम बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेसी चीज़ों की, इसका उपयोग करके ये क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे बायो वेपन्स, जैविक हथियार और जैविक आतंकवाद। जैसे एक छोटे से वायरस ने पूरा विश्व बंधक बना दिया है इस लॉकडाउन के पीरियड के अंतर्गत, ये भी एक क्या है, बायो टेररिज्म, अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। यानी ऐसे वायरसेस, ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव जिनसे बड़ी मात्रा में कोई पेंडेमिक, कोई महामारी फैल सकती है, वो इसे क्या कहते हैं, जैविक हथियार। यानी ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स, उसके लिए क्या संधि है और उसकी क्या शर्तें हैं वो जानेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। हम सबसे पहले जानने वाले हैं क्या, परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, डेफिनेशन एंड बेसिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर। टॉपिक पढ़ रहे हैं UPSC के लिए बायोटेक्नोलॉजी, ISPCS के लिए। और सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले ये वर्ड बायोटेक्नोलॉजी एक हंगेरियन जीव विज्ञानी थे, हंगेरियन साइंटिस्ट कार्ल एरिके। उन्होंने 1919 में सबसे पहली बार ये शब्द इस्तेमाल किया, जैव प्रौद्योगिकी। द साइंटिस्ट कार्ल एरिके coined द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इन द ईयर 1919। तो परिभाषा ये कहती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवांशिक गुणों में इच्छित परिवर्तन करते हैं उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन चेंज, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन चेंज डिजायर्ड चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। यानी जो कोई जीवित चीज़ है उसके आनुवांशिक गुणों में कोई परिवर्तन करना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी। तकनीक के माध्यम से ये काम होता है। कैसे होता है और क्यों होता है? बॉडी बनी हुई है अंगों से, शरीर बना किससे, अंगों से, अंग बने किससे, ऊतकों से। बॉडी मेक्स बाय ऑर्गन्स, ऑर्गन मेक्स बाय टिश्यूज एंड टिश्यूज मेक्स बाय सेल्स। ऊतक बने कोशिकाओं से और कोशिका किससे बनी है, DNA से। और DNA किससे बना है, क्रोमोसोम से। और क्रोमोसोम किसके बने हैं, जीन। यानी द फंक्शनल यूनिट हिंदी में कहें तो कार्यात्मक इकाई, यानी DNA और क्रोमोसोम की काम करने वाली इकाई का नाम है जीन। ठीक, तो बॉडी बड़ी ऑर्गन से, ऑर्गन बने टिश्यू, टिश्यू बने सेल से, सेल बना है DNA का और DNA बना है क्रोमोसोम्स का। ठीक, अब क्रोमोसोम जो अपना फंक्शन करता है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक यूनिट, वो कौन है, इस क्रोमोसोम का एक पार्ट। ऐसा क्रोमोसोम होता है, हम पढ़ने वाले बहुत डीपली अच्छे से। तो इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, ये क्या पार्ट है, जीन, जो इसकी कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA एंड क्रोमोसोम्स। तो इसी में हमें लगानी है इंजीनियरिंग, यानी कोई तकनीक इस जीन में लगाएंगे ताकि इस जीन में हम क्या कर सकते हो, एनहेंसमेंट, क्या कर सकते हो, रिपेयर, और क्या कर सकते हो, ट्रांसप्लांट, या पूरा परिवर्तन ही कर सकते हो। क्या मतलब है, यदि हमें टमाटर के अंदर लाइकोपिन बढ़ाना है, विटामिन्स, हमें बढ़ाना है मटर के अंदर प्रोटीन, हमें बढ़ाना है किसी मीट या अन्य के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट, तो हम क्या कर सकते हैं, जीन का एनहेंसमेंट। हमें चाहिए ऐसे पशु जो अधिक वजन उठा सकते हों, तो क्या कर देंगे, जीन एनहेंसमेंट, ये चला रखा है हमने।
अच्छे पशुओं से अच्छे पशु पैदा कर रहे हैं उनके सीरम आदि के माध्यम से। रिपेयरिंग, यदि जीन में कोई दिक्कत आ जाए तो हम ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे इलाज ऐसे हैं, सामान्य चिकित्सा, सामान्य बीमारी, बुखार हो जाए, कुछ अन्य हो जाए, वो ट्रीटेबल हैं। लेकिन अगर दिक्कत डीएनए के लेवल पे आ जाए तो सामान्य चिकित्सा वहाँ फेल हो जाती है, जो हम कोरोना के दौर में देख रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं का अंत कहाँ जाके होगा? जीन के लेवल पे। अगर समस्या डीएनए के लेवल पे है, कलर ब्लाइंडनेस जैसे बहुत सारी डिजीज ऐसे हैं जो अनक्यूरेबल हैं, HIV एड्स, यानी समस्या कहाँ आ गई है? डीएनए के लेवल पे ही। तो उसमें हम करेंगे उसकी मरम्मत। क्या? थैलीसीमिया, खून ही नहीं बन पा रहा है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी ठीक है लेकिन खून की दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे बोन मैरो, तो बोन मैरो का रिपेयरमेंट करेंगे। यदि रिपेयर नहीं हो सकता, एनहेंस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? फिर जीन को ट्रांसप्लांट करेंगे, बदलेंगे, किसी और से जीन निकाल के लाएंगे और उसमें एडिट करेंगे। इसे बोलते हैं जीन एडिटिंग। तो विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीव के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन ला दे, द ब्रांच ऑफ साइंस विच कैन चेंज जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। और ये हम जीन में चेंज करेंगे, क्यों? 3 कारणों से। एनहेंस करने के लिए जीन को रिपेयर करने के लिए, और जीन को ट्रांसप्लांट या पूरा बदलने के ही लिए। ये वर्ड सबसे पहली बार 1919 में किसने बताया? कार्ल एरिके ने। शरीर बना अंगों से, अंग बने ऊतक से, ऊतक बने कोशिकाओं से, कोशिका बनी डीएनए से, और डीएनए बने गुणसूत्रों से। उनकी जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है जीन। तो पहला पॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन और परिभाषा। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। क्या कि हम पढ़ेंगे अगले वाले भाग में डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। पहले भाग में हमने पढ़ा क्या डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन कर दे, उसको हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि जैव प्रौद्योगिकी का आधारभूत ज्ञान या आधार क्या है। तो क्या आधार है इसका? हम सिंपली जानते हैं सेल को, कि बॉडी बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं टिश्यूज से, टिश्यू बने हैं सेल से। तो अब सेल पे आते हैं, ये कोशिका है, तो इसमें यहाँ अंदर भरा पड़ा है क्या? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर इसका मेन फंक्शन, इसका कंट्रोल सेंटर, वो कौन है? न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक। इस केंद्रक में होती हैं 2 चीज़ें। एक तो केंद्रक के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है थोड़ा, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और एक इस पे लगा हुआ है एक पर्दा या झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक द्रव्य है, इसके अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। एक क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन नेट, एक जाली नुमा स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन जाली या क्रोमेटिन नेटवर्क। और दूसरा केंद्रिका, इसी के अंदर का एक पार्ट। इस केंद्रिका में तो कुछ भाग में होता है आरएनए 5%, केंद्रक के अंदर भी आरएनए होता है 5%। और इस क्रोमेटिन नेट के अंदर एक डीएनए होता है। नेट डीएनए एक उलझी हुई एक कुंडली नुमा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे नेट कहा गया है। तो एक तो इसमें क्या है? डीएनए। क्रोमेटिन नेटवर्क में 12% डीएनए है, और हिस्टोन जो इस कुंडली नुमा स्ट्रक्चर को आपस में बांध के रखे, उसे कहते हैं हिस्टोन। ये एक प्रोटीन है जो हमारे इस डीएनए स्ट्रक्चर को बांध के रखता है। ये कितना है? 15%। इसी में ही क्रोमेटिन नेटवर्क में ही 3% होती है वसा या लिपिड, जो आपस में जोड़ के रखे, उसमें सहायता करे। और 65% होते हैं एंजाइम प्रोटीन, एसिड प्रोटीन्स। क्या मतलब है? कि यही प्रोटीन निर्माण के आदेश जारी करते हैं और प्रोटीन निर्माण को प्रोत्साहित या उत्साहित करते हैं, एनहेंस करते हैं। यानी क्या ये एंजाइम्स, प्रोटीन्स ही ये करते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन निर्माण में सहायता, जो मिलते हैं डीएनए के अंदर। तो सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है केंद्रक द्रव्य और केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें क्रोमेटिन नेटवर्क है, और केंद्रिका या न्यूक्लियाई है, और क्रोमेटिन नेटवर्क में डीएनए है और हिस्टोन है। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की पूरी लंबी चैन। ठीक, इस चैन को जो आपस में जोड़ के रखे
वाया बोन्स एटसेट्रा, उसका नाम है हिस्टोन नाम का प्रोटीन, जो 15% होता है, डीएनए होता है 12%। ठीक, 3% इसमें वसा है और 65% है एंजाइम और प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं तो साइटोप्लाज्म में सेल है और न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि क्या चीज़ है, इसमें कुछ एंजाइम प्रोटीन्स हैं जो नाइट्रोजन बेस में डूबे हुए हैं। तो हमारी न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, यानी नाइट्रोजन क्षार 5 प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन। आरएनए में और डीएनए में एक ही अंतर है बड़े लेवल पे कि डीएनए में तो थायमिन है और यहाँ यूरेसिल है, यानी बाकी हर प्रोटीन ए भी, जी भी, सी भी, ये तो आरएनए डीएनए दोनों के अंदर मिलते हैं। तो डीएनए में थायमिन अलग सेपरेशन वाला प्रोटीन है और आरएनए में यूरेसिल। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं, नाइट्रोजन बेस, जिसमें ये 5 प्रोटीन हैं। इफ नाइट्रोजन बेस ऐड विद द शुगर, यदि इस नाइट्रोजन क्षार को अर्थात इनको हम कहाँ जोड़ दें, शुगर के साथ, राइबोज शुगर या शर्करा को ही कहते हैं। डीऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, डी मतलब बिना, ऑक्सी ऑक्सीजन की मात्रा कम। तो शुगर 2 फॉर्म की है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, नाइट्रोजन बेस। और यदि नाइट्रोजन बेस किससे मिल जाए, शुगर से, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। यदि ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिल जाए, फॉस्फेट से, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ एसिड, यानी विलयन के रूप में है और ये आपस में एसिडिकली मिले हुए हैं, यानी ये आपस में कोलाइड हैं। न्यूक्लियोसाइड किससे मिल जाए, फॉस्फेट से, तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही हम क्या कहते हैं, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो अम्ल। इसी अमीनो अम्ल का नाम क्या है, प्रोटीन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे। ह्यूमन बॉडी हैज 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मानव शरीर में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। अमीनो अम्ल कितने हैं, 2 प्रकार के, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर। अब बढ़ते हैं इससे आगे, अब बढ़ते हैं उसी में आगे कि हमने ये पढ़ा कि मानव की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हैज 2 काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि मानव शरीर में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब जानते हैं सबसे पहले डीएनए के बारे में। तो डीएनए के अंतर्गत फिर जानेंगे आरएनए के बारे में कंप्लीटली। डीएनए के अंतर्गत 3 चीज़ें मुख्य हैं। एक तो डीएनए उसकी स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर के वो छोटे पार्ट जिनसे मिलके डीएनए बना हुआ है वो है क्रोमोसोम्स, और उनकी फंक्शनल यूनिट जिसे कहते हैं जीन। अब चलते हैं आगे। तो एक सेल है कोशिका, उसके अंदर है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इसके एक भाग में इधर माइटोकॉन्ड्रिया है और यह है केंद्रक। इसी केंद्रक के अंदर कौन है, हमारा डीएनए। डीएनए बेसिकली 2 प्रकार का है। कैसा, जो एक कोशिकीय जीव है उसमें वृत्ताकार यानी सर्कुलर फॉर्म में डीएनए होता है एक कोशिकीय जीवों में, यानी जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डीएनए एक कोशिका वाले जीवों में यानी सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा में। और जो भी जीव कैसे हैं, मल्टी सेल या पॉलीसेल, या जिसे हम कह सकते हैं क्या, बहुकोशिकीय जीव, उन सब के अंदर डीएनए कैसा है, द्विकुंडलित, यानी 2 कुंडलियों वाला। किस प्रकार का, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है, डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है, डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो आपस में कुंडलीनुमा रूप में गुथी हुई है, जिसके बारे में सबसे पहली खोज किसने की, 1953 में वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोजा, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। और क्या था डबल हेलिक्स मॉडल? ये मॉडल ऐसा है कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है और इसमें डीएनए अपने आप को फिट नहीं कर सकता, तो उसने अपने आप को कंडेंस कर लिया, यानी वो और संघनित और छोटा हो गया, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन। हमने इससे पहले पढ़ा था कि इस केंद्रक में क्या होती है, क्रोमेटिन जालिका, एक जाल रूपी रचना होती है, जाल रूपी रचना जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए बहुत बड़ी इकाई है, उसने अपने आप को छोटा कर दिया, डीएनए एक बड़ी इकाई छोटा कर दिया, क्या बोल दिया, क्रोमेटिन। जब दो क्रोमेटिन मिल गए तो उसे कहते हैं क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिन और एक क्रोमेटिन, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। जब दो क्रोमेटिड मिल जाएं तो इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो छोटे छोटे क्रोमोसोम से मिलकर बनी है। डीएनए मेड बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स और छोटे हुए तो क्या बोल दिया उसे, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड और छोटे हुए तो क्या बोल दिया, क्रोमेटिन। समझे? डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम से मिलके बनी हुई है। एक सिंगल क्रोमोसोम क्रोमेटिन, दो क्रोमेटिन मिल जाएं तो क्रोमेटिड, जिसका नाम है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो डीएनए गुणसूत्रों की एक लंबी इकाई है, कुंडलीनुमा आपस में गुथी हुई, जिसमें सुगर फास्फेट, जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका फोटो मैं आपको डाल दूंगा अभी ग्रुप के अंदर, इसी वीडियो के अंदर ही। सुगर फास्फेट का ये बेस है जो कुंडलीनुमा स्ट्रक्चर है, हेलिक्स मॉडल। सुगर फास्फेट, शर्करा और फास्फेट, और जहाँ पे ये दो क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं उस पॉइंट का नाम है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमेर, जहाँ पर दो बेस पेयर आपस में मिलते हैं। एक क्रोमोसोम जहाँ मिलते हैं, इनके टॉप एंड को बोलते हैं टेलोमेर। अब एक और तो होते हैं 5 कार्बन परमाणु, 5 प्राइम्स ऑफ कार्बन और 3 प्राइम्स ऑफ कार्बन। ये रचना आपस में कैसी होती है, एंटी पैरेलल। एक जा रहा है ऊपर तो एक जा रहा है नीचे, 5 अप तो 3 डाउन, 5 प्राइम 3 प्राइम। ये कौन है, कार्बन परमाणु, जो एंटी पैरेलल और किस फॉर्म में होते हैं, क्लॉकवाइज। ह्यूमन डीएनए आर इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज एंड established in the structure of anti-parallel double helix model which situated on, जो स्थित है किस पे, 5 कार्बन और 3 कार्बन के इस सुगर फास्फेट बेस के ऊपर, जिसमें प्रोटीन आपस में फंसे हुए हैं एक स्ट्रक्चर में, क्या, जिन्हें कहते हैं बेस पेयर्स। और यहाँ हर चीज़ की होती है रेप्लिका, GC तो CG, AT तो TA, CG GC, यानी यहाँ बेस पेयर किसे कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं बेस पेयर्स, जहाँ पे आपस में मिले होते हैं। तो डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है, गुणसूत्रों से मिलकर बनी है। इसमें से केवल एक गुणसूत्र को हम लें, एक पार्ट को लें, तो इसे कहते हैं क्रोमेटिन। इतना बड़ा डीएनए यहाँ फिट नहीं हो सकता, तो इसने अपने आप को कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस करने के बाद क्या नाम पड़ा इसका, क्रोमेटिन। जब ऐसे दो क्रोमेटिन मिल गए तो क्या नाम पड़ा, क्रोमेटिड। और दो क्रोमेटिड कहलाते हैं क्या, 2 क्रोमेटिड कोल्ड क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। तो डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल में है, और सुगर फास्फेट बेस पे क्या टिके हुए हैं, बेस पेयर्स, और जहाँ आपस में क्या जुड़े पड़े हैं, क्रोमोसोम्स। और ये धागेनुमा स्ट्रक्चर बहुत लंबी है। ये तभी दिखाई देती है जब डीएनए अपने आप को यहाँ से रेप्लिका बनाकर बाहर भेजता है, नहीं तो ये उसी में छिपी हुई रहती है कंडेंस फॉर्म में, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। अब गुणसूत्र क्या हैं, पहले डीएनए के बारे में थोड़ा और जान लें कि डीएनए नाइट्रोजन क्षार के अंदर, साथ में क्या है इसके, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट। पेंटोज शुगर, ऑक्सी और डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। पिरिमिडिन और प्यूरिन। प्यूरिन में होते हैं 2 प्रोटीन, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन में होते हैं 3 प्रोटीन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिन।
साइटोसिन और थायमिन होते हैं केवल डीएनए में, और यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन केवल डीएनए में और यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। अब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। ए बनाता है 2 केमिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 रासायनिक हाइड्रोजन बंध टी के साथ, और जी बनाता है 3 केमिकल बाउंड हाइड्रोजन बाउंड विद सी, ए विद टी एंड जी विद सी। ए बनाता है 2 हाइड्रोजन बंध से इसके साथ संबंध, और जी बनाता है सी के साथ 3 हाइड्रोजन बंध के साथ संबंध। तो हमने अब तक की बात का सार ये समझा कि मानव शरीर में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, जिनमें एक डीएनए है तो एक आरएनए है। डीएनए के अंदर 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक मुख्य डीएनए, वो क्या है? एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में फिट नहीं हो सकती, और एक धागे नुमा आपस में कैसी क्लॉकवाइज एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स मॉडल है। 5 जा रहा है ऊपर और 3 आ रहा है नीचे, 5 कार्बन एटम्स और 3 कार्बन एटम्स। और जिस बेस के साथ ये चल रहे हैं, ये बेस कैसा है? शुगर फास्फेट का। अब ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर यहाँ ना आ जाए तो इसने अपने आप को क्या कर दिया? कंप्रेस। तो डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की। ये क्रोमोसोम्स क्या हो गए? और संगठित, कंडेंस, तो इसे क्या बोला गया? क्रोमेटिन। जब 2 क्रोमेटिन आपस में मिल जाए तो क्या नाम पड़ गया? क्रोमेटिड, जिनसे मिलकर बने हैं क्या? गुणसूत्र। तो अब जानते हैं गुणसूत्र क्या हैं। तो ह्यूमन बॉडी में भी गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम्स, कितने? 23 पेयर्स। ये कैसे काम करते हैं? आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग की ओर। हम ये पढ़ रहे थे मानव की बॉडी में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। हमने सबसे पहले पढ़ा डीएनए क्या है और केंद्रक में ये फिट नहीं हो सकता, तो अपने आप को ये कर लेता है संघनित, और इसकी एक लंबी चेन जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। डीएनए इज ए स्ट्रक्चर विच फॉर्म्ड बाय क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम की लंबी जो स्ट्रक्चर है उसका नाम ही डीएनए है। और अब क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। तो क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर, यानी हर एक पेयर्स में होता है। हमने पढ़ा था बेस पेयर्स कि ए विद जी, जी विद सी, ए विद टी, टी विद ए, ऐसे करके। यानी ए बाउंडिंग बनाता है टी से तो जी बनाता है सी से, और दोनों कैसे होंगे? जहाँ मिलेगा ए टी तो टी ए तो सी जी, यानी सब बेस पेयर्स में आपस में मिलते जाते हैं उस डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर। तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं गुणसूत्रों के या क्रोमोसोम्स के। 22 पेयर्स तो बिल्कुल एक समान होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोसोम, समजात गुणसूत्र। 22 हर एक 2 की संख्या में होता है, तो 22 दूनी 44, 2n 22, यानी हर एक 2 नंबर की संख्या में होता है। XX, XY, XX ऐसे करके, यानी हर एक कैसा होता है? 2 की संख्या में। लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वो विशेष होता है, उसे कहते हैं एलोसोम। यानी एलोसोम्स क्या हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इससे ही सेक्स डिफाइन होता है। X फॉर फीमेल एंड Y फॉर मेल। जो X क्रोमोसोम है फीमेल में वो बड़ा होता है मेल की अपेक्षा, X क्रोमोसोम, जबकि Y क्रोमोसोम जो मेल में होता है इसका जो मेन फीचर है वो क्या है? डोमिनेंट, यानी ये प्रभावकारी होता है X की अपेक्षा, और ये बहुत सारे लक्षण जो X के होते हैं वो दबा देता है। ठीक है, X बढ़िया है इन बिगर साइज, और ये कैसा है? लेसर साइज। ये कम डोमिनेंट है, ये हाई डोमिनेंट है। अब कोई भी संतति जन्म तब लेगी जब XX और XY मिलेंगे, बनेगा मेल या फीमेल, फीमेल और मेल। अब किसी एक कोशिका के अंदर, किसी एक सेल के न्यूक्लियस में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स इन ए सेल इज नोन एज प्लॉइडी, उसे सूत्र गुणता कहते हैं। यानी किसी एक सेल के अंदर सारे गुणसूत्र जितने होंगे उन्हें बोलेंगे प्लॉइडी, जो कई प्रकार की होती है। कुछ प्रकार के जीवों में केवल मोनोप्लॉइडी मिलती है। मोनोप्लॉइडी क्या? केवल एक स्ट्रक्चर होगी, यानी 1n। कुछ में कैसे होंगे? हर गुणसूत्र डबल संख्या में होगा, डाइप्लॉइड, जैसे मानव में होता है कि हण गुणसूत्र कैसा होता है? 2 की संख्या में, यानी हर एक की रेप्लिका वहाँ विद्यमान होती है 2n। 2 × 23 कुल होते हैं 23, तो हमारे पास है 46। कुछ में जो गुणसूत्र वो कैसे हो जाते हैं?
एक्स्ट्रा गुणसूत्र एक लग गया उनके साथ और उसे कहते हैं ट्राइपोलॉडी। कुछ में क्या, इससे अधिक भी, ठीक है, 3 गुणसूत्र एक साथ। तो मानव कैसा है, डबल, जिसमें क्या है, हर गुणसूत्र 2 की संख्या में विद्यमान है। तो मैं यहाँ तक की बातों को बताऊँ, डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है गुणसूत्रों की। गुणसूत्र ह्यूमन बॉडी में कितने हैं, क्रोमोसोम्स 23, 22 पेयर एक समान हैं, यानी ये वो गुणसूत्र हैं जो मेल और फीमेल में समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तो मेल फीमेल की बॉडी में ऐसे बहुत से गुण हैं जो बिल्कुल समान हैं, वो पाचन के हों, शरीर के हों, खाने पीने के हों, अंगों के हों, आँखों के हों, बालों के हों इत्यादि, बहुत सारे गुणों में समानता है, ठीक। लेकिन 23 पेयर जो गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा होता है वही डिफाइन करता है लिंग को। तो इसीलिए इसे कहते हैं इंग्लिश में एलोसोम्स और सेक्स हार्मोन्स, X फॉर फीमेल और Y फॉर मेल। X क्रोमोसोम बड़ा है और Y क्रोमोसोम डोमिनेटिंग या प्रभावकारी है। X बड़ा, Y छोटा, X कम प्रभावकारी, Y अधिक प्रभावकारी। XX क्रोमोसोम मिलने से बनता है फीमेल और XY मिलने से बनता है मेल। यानी कोई भी फीमेल और मेल संतति से ही एक नई संतति जन्म लेगी, जिसे कहते हैं जाइगोट। और यहाँ जो नई सेल बनेगी, इस नई सेल के अंदर आधे क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे और आधे क्रोमोसोम यहाँ से आएंगे। तो इन आधे क्रोमोसोमों को हम कहते हैं हैप्लॉइड्स। यानी क्रोमोसोम को जब आधा कर दिया जाए तो इसे कहते हैं हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स आर ओनली यूज एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हैप्लॉइड गुणसूत्र केवल कैसा, जब शैक्षिक रूप से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नर और मादा के मिलने से जब नई संतति जन्म लेती है, इनकी आवश्यकता तभी पड़ती है। यानी आधे गुणसूत्र मिलते हैं माता से और आधे मिलते हैं पिता से, मेल और फीमेल, नर या मादा से, तब बनता है जाइगोट, एम्ब्रियो, बेबी इत्यादि। तो किसी एक कोशिका में सारे गुणसूत्र मिला दिए जाएं तो उन्हें कहते हैं प्लॉइडी, और इनके पूरे सेट का नाम है प्लॉइडी। जो किसी में केवल सिंगल होगी, किसी में 2 होगी कि 2 गुणसूत्र एक साथ है, किसी में 3 गुणसूत्र भी होंगे। यदि इनके नंबर को आधा कर दें, आधे नंबर यहाँ से और आधे नंबर यहाँ से, तो इसे कहते हैं हैप्लॉइड, जो मानव में ज़रूरत पड़ती है कब, जब हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्रोमोसोम्स आपस में कैसे मिलते हैं और मिलने के बाद ये कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं और कैसे मेल फीमेल जन्म लेते हैं और उनसे क्या परिवर्तन बॉडी में होते हैं, क्या सिस्टम है। क्रोमोसोम 22 जोड़े एक तरह के हैं जो समान गुण वाले हैं। 23 वाला डिफाइन करेगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अब जब ये गुणसूत्र मिलेंगे कैसे, मेल और फीमेल से, XX XY, चूँकि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपस में गुथती जा रही है लगातार। तो जब ये किसी नई संतति या किसी नए बर्थ में इनका मिलना होगा कि हाफ इधर से और हाफ इधर से किसी सेल के अंदर, तो अब मिलते समय यदि XX मिलते हैं तो क्या होगा, एक नॉर्मल फीमेल का जन्म होगा, एक सामान्य महिला सामान्य जीवन के साथ। लेकिन यदि इस 2 के साथ में एक और फीमेल क्रोमोसोम्स मिल जाए तो ये पैदा हो गई बीमारी। तो शायद धार्मिक रूप से बहुत से लोग गोत्र जातियों में विवाह नहीं करते हैं। उनका कारण क्या है, क्रोमोसोम का ही सुपर इम्पोज हो जाना, यानी हमारे क्रोमोसोम्स में दूरी होना जरूरी है ताकि अच्छी संतानें पैदा हों। तो डिजीज एक बीमारी पैदा कर देता है, XXX। क्या है ये XXX? सिंपल XX मिलने से जन्म होता है एक नॉर्मल फीमेल का, लेकिन इसमें अगर एक क्रोमोसोम्स और जुड़ जाए, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, तो वैसे तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 23 जोड़े हैं, 23 पेयर्स, और 23 दूनी 46, ये एक और क्या आ गया 47, 46 + 1 47, इसने पैदा कर दी है बीमारी। यानी अब क्रोमोसोम जो अपने फंक्शन या अपने गुण हैं वो सही से दिखा नहीं पा रहे हैं, इसे कहते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम। यानी सिंड्रोम एक रोग या बीमारी है, किसमें, महिलाओं में। इस रोग से ग्रसित महिलाएं कैसे हो जाती हैं, बांझपन का शिकार, यानी फीमेल इनफर्टाइल, बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। इसी प्रकार से X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो जन्म लेते हैं नॉर्मल मेल, सामान्य पुरुष। लेकिन यदि इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और मिल जाए Y का, जब ये मैटिंग हो रही है, जब ये मिल रहे हैं
ठीक, माता पिता से गर्भ के अंदर और बन रही हैं क्या, जाइगोट। यदि यहीं पर ही क्या, या तो XX फीमेल होगी या XY मेल होगा, इनके साथ में एक और क्या जुड़ गया है, Y, तो इसे भी कहते हैं सुपर मेल सिंड्रोम। तो इस प्रकार के पुरुष कैसे होते हैं, क्रिमिनल एटीट्यूड के, यानी अपराधी। इस प्रकार के लोग हिंसक प्रवृत्ति के, हिंसा करने वाले हो सकते हैं, यानी उनके परिवर्तन, उनके जीन, उनके क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाएंगे, जिससे बॉडी में चेंज, सोच में चेंज, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ऐसे कुछ और हैं जैसे XXY, एक है XO, यानी केवल फीमेल, यहाँ पर दूसरा कोई इससे अटैच नहीं हो पाया है, ठीक। XO जैसे वन क्रोमोसोम इज मिसिंग, वन क्रोमोसोम इज मिसिंग, जन्म तो किसका होगा, फीमेल का, जन्म तो किसका होगा, फीमेल का। ये ध्यान रखिएगा, YO इज नॉट पॉसिबल, YO इज नॉट पॉसिबल, यानी XO क्या दिखा रहा है कि X फीमेल जन्म दे सकती है, मेल केवल जन्म नहीं दे सकता है। तो जन्म देने के लिए X क्रोमोसोम्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए X के साथ में कोई और क्रोमोसोम्स बना ही नहीं है, ठीक है, क्या रह गया, खाली, यानी इसे कहते हैं मिसिंग, मिसिंग क्रोमोसोम्स। इससे बीमारी होती है, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अगर ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, इस प्रकार से एक क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए, इसमें महिलाएं क्या हो जाएंगी, मानसिक रूप से अस्वस्थ, यानी उनका दिमाग सही से विकसित नहीं हो पाएगा, इनफर्टाइल होंगी और स्पेशली चैलेंज्ड, यानी जो शारीरिक अंग होंगे उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, अर्थात इनफर्टाइल होगी, मेंटल रिटार्ड होगी और अंगों का अच्छे से विकास नहीं होगा। तो ये भी क्या है, यदि एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, आपस में मिलते हुए क्या मिसिंग हो जाए। यदि डबल एक्स वाई बन रहा था फीमेल, लेकिन उसमें एक मेल क्रोमोसोम्स और आ गया, इसे कहते हैं क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम, KF सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर KLINEFELTOR, क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। जन्म लेते हैं इसमें मेल, इससे बनता है मेल, और उस मेल में क्या, इस मेल के साथ इनफर्टिलिटी, इस बीमारी का निकनेम है 23 दूनी 46 प्लस 1 कोण 47, इसे 47 सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी 47वां गुणसूत्र। और इस प्रकार के मेल कैसे होंगे, वो विकसित नहीं हो पाते, इनफर्टाइल, यानी उनमें भी नपुंसकता गुण मिलता है, यानी उनमें एक और विशेषता मिलती है, उनमें महिलाओं के जो गुण हैं वो बड़ी मात्रा में आते हैं, यानी 2 महिलाओं वाले जब भी क्रोमोसोम मिलते हैं और उनसे जन्म होता है मेल का, तो जो महिलाओं वाले क्रोमोसोम्स हैं वो उसकी प्रवृत्ति, उसकी छवि, उसकी बॉडी में एकदम दिखाई देते हैं, यानी फीमेल फीचर्स एक्सट्रीमली इन मेन्स। तो इस प्रकार के आगे यदि XXY हो जाए, क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहे हैं, तो जन्म तो होगा मेल का, और ये क्लाइन सिंड्रोम कैसा बन जाएगा, सुपर हैवी, यानी एक्सट्रीम कंडीशन में, उसमें भयंकर महिलाओं के लक्षण होंगे और वो इनफर्टाइल होगा, अंडर डेवलप होगा। तो इस प्रकार क्रोमोसोम्स मिलने से भी क्या होती हैं, अलग अलग विषमताएं पैदा होती हैं। ऐसा ही एक सिंड्रोम है जिसे हम जानते हैं डाउन सिंड्रोम के नाम से, डाउन सिंड्रोम। जैसे क्या, इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम ये एक ऑटोसोमल एब्रीवेशन है जिसमें XXX या ट्राइसोमी, XXX या ट्राइसोमी डिजीज पैदा होती है। क्या चीज, इसके अंतर्गत मंगोलियन अर्थात मेंटली रिटार्ड, मंगोलियन प्रवृत्ति, जैसे चाइनीज या मंगोलिया के लोग होते हैं, इस प्रकार की शकल सूरत और उसमें दिमागी विकसित ना होना,
ये कुछ मुख्य समस्या पैदा होती है, इसलिए डाउन सिंड्रोम नाम दिया गया है। ये 21 क्रोमोसोम्स के मिलने से उत्पन्न होता है। इसे मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। और ये मिलना नेचुरल प्रक्रिया से होता है, और मिलते हुए इस कोडिंग में जब ये आपस में जुड़ रहे हैं, अगर नॉर्मल जुड़ते हैं तो नॉर्मल संतानें पैदा होती हैं, अगर इस जुड़ने में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाएं तो वो डिजीज या सिंड्रोम्स पैदा करते हैं। जैसा नॉर्मल फीमेल तो फिर ये डिजीज वाली फीमेल, क्या नॉर्मल मेल तो डिजीज वाले मेल, क्रोमोसोम्स का मिस हो जाना, ठीक, क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और जुड़ जाना, मेल भी कैसा हो जाए अलग से इनफर्टाइल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के साथ इत्यादि। अब जानते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमने पढ़ा डीएनए में, डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई है। क्रोमोसोम 2 प्रकार के हैं, 23 जोड़ी हैं, 22 पेयर्स ऑटोसोम, एक प्रकार के गुण वाले, एक जो लिंग हमारा डिफाइन करता है सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स या वाई के रूप में होता है। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई छोटा होता है। एक्स एक्स के मिलने से फीमेल और एक्स वाई के मिलने से मेल जन्म लेती है। किसी एक कोशिका में जितने भी गुणसूत्र हों उन सबको क्या बोलते हैं हम, प्लॉइडी। तो किसी में केवल एक गुणसूत्र हो तो मोनोप्लॉइडी, अगर ये 2-2 की संख्या में अवेलेबल हों तो डाइप्लॉइडी, और ये 3-3 भी हो जाएं तो क्या बोलते हैं, ट्राइप्लॉइडी। क्या हो गए हैं ये 3-3, ठीक। अब हैप्लॉइड क्या, ये वो क्रोमोसोम से जिनका जन्म के समय उपयोग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, यानी सेक्स के माध्यम से संतानें जब जन्म लेती हैं तो आधे क्रोमोसोम मिलते हैं हमें एक से, आधे मिलते हैं दूसरे से, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं हैप्लॉइड। जब ये आपस में मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार से जन्म देते हैं नई संतति को या किसी संतान को, एक्स एक्स से नॉर्मल फीमेल को। अगर इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और मिल जाए तो इसे इम्पोज होने के साथ ही बीमारी पैदा होती है, फीमेल अनफर्टाइल होती है, सुपर फीमेल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एक्स वाई नॉर्मल मेल, इसमें एक और मिल जाए तो सुपर मेल सिंड्रोम, एक मिसिंग हो जाए तो जन्म लेगी फीमेल, लेकिन क्या, टर्नर सिंड्रोम, अर्थात उसके अंदर इनफर्टिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन आदि समस्या आएंगी। यदि डबल एक्स के साथ में क्या मिल जाए, वाई, जन्म तो लेगा मेल लेकिन क्या, कैलाइन फेल्टर सिंड्रोम के साथ, जिसे 47 क्रोमोसोम भी कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल गया इसमें, 23 दूनी 46 प्लस 1 47, और ट्रिपल एक्स वाई मेल कैसा हो जाए, एक्सट्रीम कैलाइन फेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित, यानी भयंकर रिटायरमेंटली और इनफर्टाइल। इसी प्रकार से एक डाउन सिंड्रोम है जिसमें क्या, ट्रिपल एक्स, एक एक्स और मिल जाए, और इसमें भी क्या, महिलाएं मंगोलियन रोग से ग्रसित हो जाएं, मंगोलिज्म जिसे कहते हैं। तो डीएनए क्या है, डीएनए क्रोमोसोम जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब चलते हैं आगे जीन के बारे में, जीन क्या चीज़ है ये, आगे बढ़ते हैं।